राइटिंग में तासीर रखी है कि जो इम्पेक्ट करती है वो हर किसी के राइटर में नहीं है। बहुत से राइटर्स आए हैं। मेरी अपने रब के साथ जिद होती है, जैसे माँ बच्चे के साथ। अदीब वैसे भी मतलब पढ़ने लिखने वाले को कहते हैं, तो आपका जो नाम पड़ा नासिर अदीब, ये किस तरह से? सर मेरा ओरिजिनल नाम ना नासिर है ना अदीब है। मेरा एक मकालमा कि कोई किसी से बेहतर नहीं होता, तो जब मैंने उसके मकालमे लिखे तो मैं बतौर खुदा लिखता था। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए आपने शाहकार लिखे हैं। उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बाकी ना जिनके नाम मुझे नहीं आते फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं लेता हूँ नाम जिनको मुझे याद है। मसलन खलील रहमान कमर काम कर रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब बड़े कंट्रोवर्शियल से हैं। औरतों की अगर इज्जत की बात हो तो वो कह देते हैं वो 2 टके की औरत है। मावी समद के लिए ये कहना कि वो 2 टके की औरत है, ये मुनासिब है? उसको अगर उसने कहा तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। आपकी जो वाइफ है वो आपको कहती हैं कि नासिर अदीब साहब जो हैं वो सलीकामंद शौहर नहीं है। इसके ऊपर कमेंट्स करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जब सिगरेट पी रहा होता हूँ तो मेरा दिमाग कहीं और होता है। और बुल्ला के बारे में ये कहा जा रहा है कि बुल्ला हिट है। आप समझते हैं बुल्ला हिट है? मेरे भाई यहाँ फिल्में इसलिए भी अच्छी नहीं बनती है, मेरे ऑडियंस को जी। वो फिल्म तो देखना चाहते हैं इंडिया की, लेकिन उनको ये नहीं पता हिंदुस्तान में फिल्म देखना भी सवाब है उनके मजहब में। ये बात हम अपनी बेटी के बताएं तो बंदे क्या उठ करेंगे तुम्हारी तीते कंजरी है। तो है कंजर हो। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें ऐसा स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखा जाता कि हम दुनिया के म्यार के ऊपर आ जाएं, और जिस तरह से बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है या फिर अमेज़ॉन है, प्राइम वन है, वहाँ पर हमारी फिल्में लगें। बजट की है ताड़ा फर्ज करो, मैं कहना जी मेरा 10,000 रुपये बजट है जी ना साहब, मैं तो 2,000 रुपये बजट लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन टॉक्स। मैं हूं हसनैन औलख। नाजरीन, हकीकत का रूप धारती हैं कहानियाँ, और 50 साल से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कहानियाँ लिखने वाली एक ऐसी शख्सियत जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने जितना लिखा बाकमाल लिखा, और उनकी राइटिंग, उनके डायलॉग्स में जो जादू है वो कमाल है। और जब वो डायलॉग्स बोले जाते हैं ऑन स्क्रीन तो वो अपना इम्पैक्ट रखते हैं। यूँ माने कि सिनेमा में बैठे हुए जो नाजरीन हैं, जो शायकीन हैं, वो अपना दिल हार बैठते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अदीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज हैं आपके? सर 50 साल हो गए हैं आपको। 50 पे बार बार जोर न दे, इससे तो मेरी उम्र का पोल खुल जाएगा। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और हम चाहते हैं कि ऐसे और 50 साल आप हमारी इंडस्ट्री के लिए लिखें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को आप जैसे जो राइटर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे और लोग हैं नहीं इंडस्ट्री में। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लिखवाने वाला चाहिए। देखें, मैं समझता हूँ कि मैदान घोड़ा नहीं जीतता, घोड़ा दौड़ाने वाला जीतता है। एग्री। तो सवार अच्छा होगा तो फिर सवारी सीधा होती है। इसके लिए अच्छा डायरेक्टर चाहिए, अच्छा प्रोड्यूसर चाहिए, अच्छी टीम चाहिए। और क्योंकि राइटर एक कान होती है जी। कान में कुछ भी निकाल सकते हैं आप। जहाँ ख़जाना अल्लाह ने दफन किया हुआ है, किसी कान में सोना होता है, किसी में नमक होता है, किसी में कोयला होता है। तो इसी तरह मुख्तलिफ राइटर एक दूसरे से जो मुख्तलिफ होते सारे अच्छे हैं जी। लेकिन वो मेरा एक मकालमा है कि कोई किसी से बेहतर नहीं होता। लेकिन सर जो अल्लाह ताला ने कमाल दिया होता है एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, और वो मुख्तलिफ इसलिए होता है कि किसी को किसी में कमाल दिया होता है, किसी को किसी में कमाल दिया होता है। तो ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक तोड़ रखा हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो राइटिंग में तासीर रखी है कि जो इम्पेक्ट करती है वो हर किसी के राइटर में नहीं है। बहुत से राइटर्स आए हैं। जी बिल्कुल नहीं है, वो मैं वो आपको बता रहा हूँ ना, वही इख्तलाफ वहीं से तो होता है ना, कि जो जितना अल्लाह से मांगता है, मेरा ईमान है, उतना ही अल्लाह उसको दे देता है। बेशक। इसके लिए जो पैशन चाहिए ना राइटिंग के लिए ख़ास तौर से, ये मैंने अपने हम असर राइटरों में बहुत कम राइटरों में देखा है। मिसल मैं अपने आप में ये देखता हूँ कि जब मुझे काम कर रहा होता हूँ तो हालांकि खाना मैं बड़ी बाकायदगी से खाता हूँ, लेकिन मेरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। मैं अगर मैंने काम करना तो मैं खाना छोड़ दूँगा, ज़बरदस्त। खाना खा लूँगा तो मैं काम नहीं कर पाता। मुझे कम अज़ कम फिर 3-4 घंटे चाहिए वापस आने के लिए। ओके। तो वो एक पुराने ज़माने में एक हम कहावत सुना करते थे कि भूखा बटेरा बहुत लड़ता है। जी जी जी। तो पहले हम उसको मजाक समझते थे। जब अमली तौर पर ख़ुद काम किया तो पता चला कि पेट खाली हो ना तो आपका दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करता है। ज़बरदस्त। तो ये है कि वो पैशन अगर होगा ना राइटर के पास जी। तो अल्लाह ताला उसको उसी हिसाब से देता है। मुझे बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एक एक मकालमे के लिए 2-2 3-3 दिन मेरा कलम रुक जाता है। ओके।
लेकिन मेरी अपने रब के साथ ज़िद होती है, जैसे माँ बच्चे के साथ, बच्चा माँ के साथ ज़िद करता है, मैं अपने अल्लाह के साथ ज़िद करता हूँ कि मुझे यही चाहिए, जी जी। इससे अच्छा चाहिए, वो फिर मुझे इससे अच्छा दे देता है। ज़बरदस्त सर। अदीब वैसे भी मतलब पढ़ने लिखने वाले को कहते हैं, तो आपका जो नाम पड़ा नासिर अदीब, ये किस तरह से है? सर मेरा ओरिजिनल नाम ना नासिर है ना अदीब है, ओके। वो ये नाम मेरा गौर है। मेरे मुर्शद पाक थे, वो फौत हो गया, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो मुझे चूँकि लिखने का शौक़ था और मैं लिखता था, तो मैं मशहूर नहीं होता था, मतलब मैं यूँ कह लें कि मेरी तहरीरें हिट नहीं होती थी। तो ये बात है 67 की। ओके। तो वो मैं अखबार ले गया था, जो वो पढ़ रहे थे, उस अखबार में उस दिन सदर नासिर की एक तस्वीर छपी थी, ओके। जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया था कि इस शिकस्त का ज़िम्मेदार मैं हूँ। मशरक़ अखबार था जी और जी। फुल पेज पर उनकी फुल कद आदम तस्वीर थी, हाँ हाँ हाँ। और उनका कद भी बहुत बड़ा था। तो वो अखबार देख रहे थे, कहते अपना नाम नासिर रख लो। ओके। मैंने कहा जी ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं सोचता रहा, मैंने कहा सर नासिर सिर्फ जो है ना, इसमें वो मुकम्मल नहीं है, इसमें कुछ कमी है। तो जी अगर आप कहें कि तो इससे पहले या बाद में मैं कुछ लगा लूँ, जी। तो फरमाने लगे पहले कुछ न लगाओ, बाद में लगा दो। बिल्कुल ठीक है। तो चूँकि आपने देखा मेरे मकालमे में भी रिदम होता है, जी। तो मैंने कहा मेरे नाम में भी रिदम हो रही, तो मैंने आखिर नासिर के साथ अदी भी लगा लिया। वज़न पूरा कर लिया आपने। वज़न मैंने पूरा कर ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए आपने शाहकार लिखे हैं। अगर बात की जाए मौला जट की, द लेजेंड ऑफ मौला जट की, तो ये दोनों ऐसी मूवीज़ रही हैं कि माजी में मौला जट ने जो नाम कमाया, जो शोहरत समेटी, और जिस तरह लोगों के दिलों में घर किया, द लेजेंड ऑफ मौला जट इंडस्ट्री की जो शाहकार है वो भी साबित हुई है। तो बाकी ऐसी मूवीज़ इन दो के अलावा उस तरह से हिट नहीं हो पाई, उस तरह से वो राइटिंग या उस तरह से उन्होंने असर नहीं छोड़ा शायकीन के ऊपर। इसके ऊपर क्या कहते हैं? अलग साहब देखिए, सरफराज नवाज़ को आप जानते हैं, क्रिकेटर को? जी जी, मैं जानता हूँ। पाकिस्तान में टेक्निकली जी। पाकिस्तान ने आज तक सरफराज नवाज़ जैसा बॉलर पैदा नहीं किया। बिल्कुल ठीक। इमरान खान भी उसका शागिर्द था, हाँ जी। और आगे इमरान खान के शागिर्द थे वसीम अकरम और ये वो। जी जी जी। अब आप इनकी लाइफ देखें कि सरफराज नवाज़ ने एक मैच जिताया ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का, जी वसीम अकरम ने कई मैच जिताए। और वसीम अकरम वो बॉलर है जी। जिसके बारे में बेवन रिचर्ड ने ये कहा था, उससे एक अखबार नवीस ने पूछा था कि आपने दुनिया के हर बॉलर को खेला और बड़ी इजी खेलते हैं, जी। किसी बॉलर ने आपको परेशान किया? तो उसने कहा एक बॉलर ने मुझे बहुत परेशान किया और आज भी करता है। कहता है वो कौन है? उसने कहा वसीम अकरम। उसने कहा वजह? कहता है साला 6 बाल फेंकता, हर बाल मुख्तलिफ होता। ज़बरदस्त। इससे क्या साबित हुआ कि वसीम जी। अकरम जैसा बॉलर दुनिया में बहुत कम है, बहुत बल्कि कम है है। नहीं। जी जी। लेकिन शोहरत बॉलर जो उसको मिली वो इमरान खान था। वो इमरान खान को मिली। अब दूसरी तरफ आ जाए, जी हैवी वेट बॉक्सिंग की चैंपियन बेशुमार हुए, जी जी। बड़े बड़े नामवर हुए। जो शोहरत मोहम्मद अली क्ले को मिली वो किसी क्या को नहीं बात है, क्या बात है सर, उनका नाम अभी भी मिली। तो गूंजता है। इसलिए ये जो चीज़ है ना, ये आप ये गॉड गिफ्ट है, ये अल्लाह की तरफ से जी ब्लेसिंग जी। होती है किसी को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं राइटर सारे मेरे से काबिल हैं, आप यकीन करें। जी उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बाकी ना जिनके नाम मुझे नहीं आते फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं लेता हूँ नाम जी। जिनको मुझे याद है। मसलन खलील रहमान कमर काम कर रहे हैं। जी। एक वो राइटर जिसने खुदा और मोहब्बत लिखी, उसका नाम मुझे नहीं आता। फसी बारी है एक, मिराज खालिद है, मिराज खां के मिराज खालिद ने, और नूरुल्लाह शाह हैं, अपने अमजद निसाम अमजद हैं, जी असगर नईद सैयद हैं, मोहम्मद परवेज़ कलीम हैं, मोहम्मद कमाल पाशा थे, इशफाक काज़मी साहब हैं, वाजिद ज़ुबैरी साहब हैं, जी। डॉक्टर अब्द आज़ाद हैं, और वो जावेद राय साहब थे, बासु चौधरी हैं, और भी बहुत रहे। ये सारे मेरे से काबिल हैं, जी बिलीव कर। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरी किस्मत इन सबसे अच्छी है। क्या बात है। वो इसलिए कि मेरी कोई फिक्र अच्छी ना भी हो ना, जी जी। वो एक बंदे ने बड़ा मेरा मजाक उड़ाया, वो जो करते हैं ना, तनकीद करते हैं, फिल्म पर तनकीद कर रहा था। जी जी। तो मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मैंने जब फिल्म देखी, बोला तो मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें तब्दीलियाँ कर दी थी डायरेक्टर ने। जी जी। तो मैंने कहा मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मेरी हर नए डायरेक्टर के साथ पहली फिल्म हमेशा हिट होती है, जी जी। लेकिन ये फिल्म मुझे लगता नहीं हिट होगी। जी तो मैंने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगी कि मेरी इज़्ज़त रख लो, इस फिल्म को हिट कर दो। जी जी। और उसने मेरी दुआ कबूल की और फिल्म हिट हो गई। ओके। फिर उस आदमी ने मेरा तबसर की बड़ा मजाक उड़ाया कि ये फिर ये तो बड़ी गल आसान है, नासिर साहब को
कहानी किसी और को लिखा लो जी तो दुआ नासिरदीप को करा लो। ठीक है वो फिर मैंने उस पर स्पेशल व्लॉग किया, ओके फिर मैंने उसकी क्लास ली। ठीक है मैंने कहा तुमने बड़ा तंजी अंदाज में कहा दुआ जी। नासिरदीप को करा लो, तुम्हें पता क्या कि दुआ क्या चीज़ होती है? हम्म, किसी की दुआ होती तो आज तुम सिर्फ ये तनकीद न कर रहे होते, तुम जी, जी। नासिरदीप की जगह बैठे होते। हाँ ज़बरदस्त दुआ बड़ी चीज़ है, बिल्कुल और दो ही तो चीज़ें हैं दुनिया में जी। जिससे इंसान कुछ या उसकी दुआ है जी या फिर उसकी अता है, बिल्कुल ठीक है ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। सर आपने राइटर्स का नाम लिए और खलीलुर रहमान कमर साहब बड़े कंट्रोवर्शियल से हैं। वो जब बात करते हैं तो वो किसी को खातर में नहीं लाते, और औरतों की अगर इज़्ज़त की बात हो तो वो कह देते हैं वो 2% की औरत है, और इस तरह से बेशुमार औरतों ने उनके ख़िलाफ़ बयान भी दिए और उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। क्या एक राइटर का जो कि गॉड गिफ्टेड है और वो लिखता वो है कि जो अल्लाह ताला की रज़ा है जो उसके ऊपर नाजल होता है, और राइटर का ऐसे बयानात देना, कंट्रोवर्शियल होना, और ख़ास तौर पे औरत जो एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बेटी भी है, बीवी भी है, उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू करना ज़ेब देता है राइटर को? देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना उसमें मैं जो समझता हूँ कि इल्ज़ाम तो आप लगा रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम की जो बुनियाद आप बता रहे हैं वो मुझे सही नहीं लगती। ओके। मसलन आपने कहा कि वो कहते हैं 2% की औरत, 2% की औरत जो है ये जुमला उनका है मेरे पास तुम हो ड्रामे में। जी और उसकी वो कहानी ये है कि वो एक औरत जो बेफाई करती वो बेचता है और उसको कीमत मांगता है तो वो कहते हैं इतने पैसे, कहते हैं ये 2% की औरत थी, तुमने इसकी कीमत क्यों दी? वो एक सिचुएशन का मुकालमा है। जी जी उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये खलीलुर रहमान कमर औरत को ऐसा 2% की समझता है। सर सोशल मीडिया पे आके वो मैं पहले मल्टीपल मेरी बात प्लीज़ कंप्लीट वो करें। सिचुएशन की बात है। जी जी जब हम किसी सिचुएशन पर लिखते हैं तो हम बहुत कुछ लिख पाते हैं, जी और लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि इसका मतलब ये है। अब मैंने हाशू खां के मकाल में लिखे थे, जी ऐसे बुखारी साहब डायरेक्टर थे, उसमें सामने सामने रोल किया था, वो फ़िरौन होता है और अपने आप को खुदा कहता है। जी तो जब मैंने उसके मकाल में लिखे तो मैं बतौर खुदा लिखता था, जी और लिखने के बाद तौबा भी करता था कि या अल्लाह मैं तो चूँकि मुझे दिएंगे तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। जी जी तो अब वो मकाल में कुफर पे जो मैंने लिखे तो उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं काफिर हूँ, जी जी नहीं है बिल्कुल वो बिल्कुल एक सिचुएशन की बात जी है। बिल्कुल ठीक है। अगर तो आप मुझे कोई ऐसा बयान दिखा दें कि उसने सिचुएशन किसी स्पीच में ये कहा हो कि मैं औरत को 2% की चीज़ समझता हूँ, तो मैं उसको कंडम करूँगा। वो सोशल सिचुएशन की बात है। सोशल अब मीडिया आगे पे कि वो जी जी औरत के खिलाफ बोलता है, मैंने उसे खुद भी बोलते हुए देखा। जी वो मैंने उस औरत के खिलाफ बोलते देखा जिसके खिलाफ अगर मेरे सामने आती तो मैं भी बोलता। मानवीय संबंध की बात कर रहे हैं आप? जी, जिसने कहा था कि मेरी जिस्म मेरी और मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जी ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को अगर देखें, हर लफ्ज़ की अपनी एक अहमियत होती है और हर लफ्ज़ का एक तकद्दुस भी होता है। जी हम जब किसी औरत और मर्द के नाजायज़ तल्लुकात को बयान करते हैं जी तो इसके लिए कई लफ्ज़ हैं। मसलन बदकारी की, जी उसने ज़ना किया, जी उसने गलत किया, ये लफ्ज़ है ना, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं ना जी। कि उसने उसकी इज्जत लूट ली, जी जी बात ख़त्म होगी। बात उसमें खत्म से वो जना और बदकारी का लफ्ज़ निकाल दिया। जी जी तो बोलते हुए मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, हकीकत में तो यह है कि हर औरत वाकई अपने जिस्म और मर्ज़ी की मालिक है। ये जी। तो इस्लाम ने इसको इख्तियार दिया है बिल्कुल ऐसा ही है। कि भाई आपकी मर्ज़ी अगर नहीं आप शादी मत करें। एग्जैक्टली यहाँ तक तो ठीक है, जी जी लेकिन ये कि अगर इसका मतलब ये है कि मेरे जिस्म मेरी मर्ज़ी कि इसको मैं जहाँ चाहूँ इस्तेमाल करूँ, जी कि इसके साथ भी करूँ उसके साथ भी करूँ, मेरी मलकियत है, जी। यानी मेरा मकान है, मेरा मैं जिसको चाहे किराए पे दूँ, जी बिल्कुल ठीक है। उसको निकाल दूँ, नए को रख लूँ, ये ऐसा नहीं जी। है। आपका जिस्म आपका मलकियत है, जी लेकिन औरत एक मर्द के लिए पैदा की गई, मारवी सरमद को सब के लिए पैदा नहीं की गई। जी जी औरत एक मर्द के लिए बिल्कुल पैदा ठीक होती है। है। तो जो औरत ये कहती है कि मैं सब मर्दों के लिए हूँ, जी। वो गलत है। तो मारवी सरमद के लिए 2% मारवी की औरत सरमद कहना में जो ये मुनासिब है? है मारवी सरमद के लिए ये कहना कि वो 2% की औरत है ये मुनासिब है? उसको अगर उसने कहा तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कहा है। ओके आगे चलते मैं उस बात को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाऊंगा हैं। जी प्लीज़। कि उस औरत को 2% की औरत उसने कहा, मैंने कहा ठीक कहा, क्योंकि उस वक्त वो आमने सामने बोल रहे थे। जी वो उसको कुछ कह रही थी, वो कभी आपने नोट नहीं किया कि वो जी क्या बिल्कुल कह रही ठीक है। थी। उसके जवाब में उसने ये कहा, जी तो इसलिए मैं कहता हूँ उसने ठीक कहा। अगर वैसे कोई मसलन मुझे आप तबसरा करने के लिए कहें कि जो मारवी सरमद है वो ऐसा कहती है वैसा कहती है,
तो मेरा जवाब वही होगा जो मैंने आपको दिया है जी। कि अगर तो वो समझती है कि मैं इस जिस्म की मालिक यूँ हूँ कि मैं जिसको चाहो दे दूँ, तो वो गलत है। बिल्कुल ठीक। वो एक अल्लाह ताला ने औरत को एक के लिए पैदा किया होता है, वो अगर नहीं रहा उसकी ज़िंदगी में, वो दूसरे की भी हो सकती है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से, जी ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ठीक। तो इस हद तक तो मैं उसके साथ हूँ, और अगर वो हारे को कहे तो उसके खिलाफ मैं भी हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उसे कहूँ कि तू फ़लाँ है, तो गाली देना शुरू कर दूँगा। जी जी मैं अपने अल्फाज में उसको कंडम करूँगा कि आप जो कुछ कर रही हैं गलत कर रही हैं, दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक है। हम आगे चलते हैं सर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, हमारे जो ड्रामा है उसमें जो ड्रामे लिखे जाते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मकबूल हैं। हमारी बहुत सी मूवीज़ ऐसी बनती हैं जो शायकीन है वो कहते हैं कि उनमें ड्रामों वाला टच है, फिल्म वाला टच नहीं आता। तो इसकी क्या वजह है, क्या कहेंगे आप इसका? ये जो इल्ज़ाम है ना, ये कराची की फ़िल्मों पर है, जी। लाहौर की फ़िल्मों पर नहीं है। मसलन मेरी लेजेंड मौलजट को किसी ने नहीं कहा कि ये एक ड्रामा है। जी मेरी बुल्ला लगी है, कोई नहीं कहेगा कि इसमें ये लॉन्ग प्ले है जिसमें गाने डाले गए हैं। लेकिन कराची की फ़िल्मों पर ये इल्ज़ाम लगता है, जो उसकी एक वजह है। वजह सर ये है कि अब मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आप भी उर्दू बोल रहे हैं। अगर मेरी जगह आप दिल्ली का कोई आदमी बिठा दें जो उर्दू बोले, तो उसकी उर्दू नस्ताली, क्योंकि वो और होगा। जी बिल्कुल बोलेगा वो भी उर्दू, जी जी, लेकिन उसकी ज़ुबान और। लखनऊ दक्कन की बात हाँ। कर ले, उनकी उर्दू बहुत अब नस्ताली। एक आदमी उर्दू में जब लड़ाई करेगा जी तो उसकी ज़ुबान और। अबे भाई ये मेरे साथ ज़्यादा बात ना करें, मैं मुंह तोड़ दूँगा आपका। जी जी। अरे भाई ऐसे बात ना करो, वरना मैं आपकी माँ बहन एक कर दूंगा। ये तो कराची वाले हैं। ये कराची वाले या उर्दू वाले जो भी कहते जी हैं, जी यही लड़ाई अगर पंजाबी से होगी जी जी तो वो सारा कुछ और होगी। जी बिल्कुल ठीक है। ये डिफरेंस है ना। हाँ जी। अब चूँकि कराची में लोग जितने भी इंडस्ट्री उनके हाथ में, वो सारे ड्रामे के आर्टिस्ट, ड्रामे के डायरेक्टर हैं, ड्रामे के राइटर हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अपने उस चीज़ से बाहर नहीं निकल नहीं पा रहा है जी बिल्कुल ठीक है कि फ़िल्म की एक अपनी ज़ुबान होती है, फ़िल्म का एक अपना स्टाइल होता है। जी वो इतने रैशनल हो जाते हैं कि वो टेम्पो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। फिल्म जो है 2 घंटे की फिल्म होती है यार, 2 घंटे भी अब तो 90 मिनट की बनना शुरू होगी। जी ऐसे ही है। आप 100 मिनट में कहानी का बेस भी बनानी है, इंटरवल भी करना है, एंड भी करना है, गाने भी देने हैं, फाट भी देने, कॉमेडी भी देनी है, इतना कुछ देना है आपने 2 घंटे में। तो उसमें अगर हर चीज़ की वजह बताना शुरू कर देंगे ना कि ये ऐसा क्यों है, जी तो वो ड्रामा बन जाएगा, बिल्कुल वो ठीक है। ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो मैं कहा करता हूँ, क्योंकि बेपनाह अच्छे राइटर हैं जो ड्रामा लिखते हैं, जी लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि ड्रामे में और फिल्म के राइटर में एक फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। ड्रामा फिल्म का राइटर जो है वो एक कतरे से दरिया बनाता है, जी फिल्म का राइटर दरिया को कूजे में बंद करता है। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। जब उनको कूजे में बंद करना दरिया आ जाएगा तो जी, उस जी। पर इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही हो गया। ओके सर, बुल्ला की बात करते हैं। अभी रिसेंटली आपने लिखी, सिनेमा घरों में लगी, अभी भी चल रही है, और बुल्ला के बारे में ये कहा जा रहा है कि बुल्ला हिट है। आप समझते हैं बुल्ला हिट है? जी, अगर मेरे ईमान की बात पूछते हैं कि बुल्ला कैसी गई है, तो मैं उसे उस लिस्ट में नहीं गिनता जिसमें सुपर हिट फिल्म होती है। जी मेरा अपना एक मेयार है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो कामयाब फिल्म है, और वो कामयाब फिल्म इसलिए, मैं आगे भी बात कह चुका हूँ, बेशक लोग बेशक इसका मजाक भी उड़ाते हैं, इसमें ना तो किसी प्रोड्यूसर का क्रेडिट है, जी न डायरेक्टर का क्रेडिट है, बल्कि डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर के साथ मिलकर मेरी कहानी के बड़ा गर्क किया है। ओके। और उसमें मेरे सारे डायलॉग बदल गए, एक डायलॉग है मेरा सिर्फ उसमें। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, जी नया प्रोड्यूसर है, उसकी मजबूरी थी, वो डायरेक्टर के सामने कॉर्नर हो गया या मजबूर हो गया, जो भी कह ले, या उसकी अपनी भी गलती थी। जी मेरे साथ दोनों ने रब्ता नहीं किया, ओके। गलत किया। खुद से ही उसमें चेंजिंग्स कर ली? हाँ जी, खुद से, क्योंकि मैं अमेरिका में था। हालांकि मैं उनको स्क्रिप्ट उनकी तसल्ली के मुताबिक दे कर गया था डायरेक्टर को। बिल्कुल ठीक। तो उसने, डायरेक्टर मैंने भी बहुत ज़्यादती की कि मेरे साथ झूठ बोला। मतलब है, आप में इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए, अगर आप एक डायरेक्टर हैं, जी आप राइटर को कह दें कि जी मैं आपके काम से मुतमिन नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है। ख़त्म होगी बात। मेरा काम है मुतमिन करना, मैं नहीं कर सकता, तो आपको इख्तियार, आप स्क्रिप्ट चेंज ही कर दें, जी नया ले ले। ये नहीं किया, जी तो इसको तो मुनाफिकत कहते हैं। ये गलत बात है, मुझे कहना ठीक है और अंदर से उसको वो कुछ कर देना। बिल्कुल ठीक। तो वो जो ना फिल्म, मैंने दुआ की फिर अल्लाह से कि मेरे मालिक मेरी इज़्ज़त रख ले, और इस फिल्म का इतना बिजनेस ज़रूर हो कि मेरा प्रोड्यूसर बच जाए। बिल्कुल ठीक है। अब बेशक ये प्रोड्यूसर ने भी ना माने, डायरेक्टर भी ना माने, लेकिन ये सिर्फ मेरी दुआ का रिज़ल्ट है कि वो फिल्म जिसको जितने नकाद हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि ये अच्छी फिल्म है, बिल्कुल ठीक। नॉट इवन ए सिंगल वन। यहाँ से शुरू होते हैं,
कहानी का ना कोई सिर है ना कोई पैर है, ना पता लगता ओ क्यों आ रहा है, ए क्यों आ, लड़ाई क्यों हो रही, कौन किस मार रहा है, कोई पता नहीं, किसी को फलान है। तो वो फिल्म तो नहीं ना चलनी चाहिए। लेकिन मैंने अल्लाह से मांगा था कि इसके 25 करोड़ रुपए देना मेरे प्रोड्यूसर को। 25 करोड़ देगा तो मेरे प्रोड्यूसर के पैसे पूरे हो जाएंगे और नफ़ा भी साथ थोड़ा सा शामिल हो जाएगा। तो आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले तक के जो बिज़नेस है वो 20 करोड़ और 92 लाख रुपए के करीब है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बिजनेस के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले नाकदीन की आपने चूँकि बात की है, तो नाकदीन एग्जैक्टली ऐसा ही कहते हैं कि ऐसी फिल्म लोग खिड़की तोड़ रश रहा पहले 2-3 दिनों में, अभी भी लग रही है 1 या 2 शो होते हैं, तो उसमें मूवी का ना स्टार्ट हो, लेकिन सिंगल सिनेमा में आज भी 3-3 4-4 शो होते हैं। स्टार्ट होते ना पता लगता है, ना ख़त्म होते पता लगता है। कोई पता नहीं चल रहा कि क्यों इतनी वायलेंस दिखाया जा रहा है, इतनी लड़ाई क्यों हो रही है, बेवजह म्यूज़िक इतना क्यों डाल दिया गया है, कुछ हता पता नहीं चलता। फिर अब ये तो माने कि दुआ असर रखती है। नहीं, दुआएं तो असर रखती है, इसके ऊपर तो आप हम यकीन रखते हैं इस बात। अगर आप क्रेडिट की पूछें कि इसके इतना बिजनेस करने का क्रेडिट किसका है, न मेरा है जी, न प्रोड्यूसर का है, ओके, न पब्लिसिटी का है, न डायरेक्टर का है, न किसी एक्टर का है। सिर्फ इसका क्रेडिट जो है वो शान को जाता है। शान की वजह से मूवी चल गई है। शान की वजह से ये बिजनेस हुआ। पब्लिक ने शान को वेलकम किया है, जो कि मेरा नहीं ख्याल था कि लोग वेलकम करेंगे। जैसे मैं ज़ाती तौर पर ये समझा था कि शान को अब पब्लिक नहीं देखना चाहती, जी। लेकिन वो मेरे अंदाज़ा गलत हुआ। पब्लिक शान को देखने के लिए आई, शान को पसंद किया। यही वजह है कि उसका जो एक्शन है वो बेशक उसका लिंक नहीं है, वजह नहीं उनको पता, जी, लेकिन वो उसको जब लड़ते देखते हैं वो खुश होते हैं। लेकिन शान के बारे में जो उसका गेटअप है, चूँकि मैं भी टीजर लॉन्च पे गया था, तो जो गेटअप है वो तो हमें लगता है जॉन विक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड नहीं है। ये मूवी पंजाबी है और ये फ्यूजन है। और सुने, ये शान का तो उसमें कोई कसूर नहीं, ये डायरेक्टर से पूछे, ये तो उसकी गलती है। गेटअप वो देता है, ड्रेस वो देता है। जी बिल्कुल ठीक है। ये तो उसको चाहिए था कि मैं अपने मैंने आपको बताया ना कि उसने मेरे करैक्टर बदल दिए। जी, उनकी साइकी बदल दी, उनकी ज़ुबान बदल दी, तो लेकिन करैक्टर वही रखे जी। वो कहना फिर वो न कवा रहा थे ना कबूतर रहा। बिल्कुल ठीक है। तो वो अजीब सी चीज़ बन गई, तो वो इसलिए लोगों को लगती है अजीब सी चीज़। अगर वो ये चेंजेस मेरे से करवाता तो ये हालत ना होती। बिल्कुल ठीक है। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। अच्छा सर, शान की बात आप कर रहे हैं, शान की और आपकी कंट्रोवर्सी भी हुई। शान ने आपके खिलाफ उसी टीजर लॉन्च में जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, आपके बारे में कुछ बातें कही कि नासिरदीप बुराइयां कर रहे होंगे, फिर आपने उनका जवाब भी दिया। एक कंट्रोवर्सी होनी भी नहीं चाहिए राइटर और एक्टर की, उसके बावजूद ऐसे बयानात क्यों देते हैं हमारे एक्टर्स? क्या ज़रूरत महसूस होती है? क्या अपने आप को बड़ा करने के लिए, या दूसरे को छोटा करने के लिए, या अटेंशन हासिल करने के लिए? नहीं, मैं बताता हूँ क्या हुआ। असल में बात यह कि जब डायरेक्टर की कास्टिंग की बात है ना, तो मैंने शान की मुखालफत की कि शान को मत लें। बिल्कुल ठीक है। और सरेआम की। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि एज यूजुअल बहुत से लोग करते हैं। मेरे बहुत के लोग तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बात करें जी। मैं जो किसी की मुखालफत करता हूँ सरेआम करता हूँ। मैं जाट आदमी हूँ, बिल्कुल ठीक, दोस्ती करता हूँ, सरेआम बताता हूँ, ज़बरदस्त, मुनाफकत नहीं करता। जी बिल्कुल ठीक है। मैंने अपने प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर दोनों को बिठाया, मैंने कहा शान को ना लें। जी, मेरे अल्फाज थे कि लोग शान को नहीं देखना चाहते। बिल्कुल ठीक है। और मैंने उनसे ये कहा कि तीसरी बात ये है कि शान जो है वो 9 बजे का टाइम दे के 2 बजे आता है, 2 बजे लेट आता है। यस एग्जैक्टली। तीसरी बात ये है कि शान स्क्रिप्ट पे भी चेंजिंग मुंह मारता है कि ये सीन मैं नहीं करूँगा, इसको ऐसे कर दो, वो ऐसे कर दो, एटीट्यूड। और लास्ट मैंने कहा कि वो डायरेक्शन में भी मुंह मारता है, वो किसी को अपने से बड़ा डायरेक्टर नहीं मानता जी, और वो कहता है कैमरा मुझे दे दो। बिल्कुल ठीक है। ये मैंने बातें की जी। तो डायरेक्टर ने कहा कि ये आप मुझ पर छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। मैं कि ये बर्दाश्त कर लें, कहता मैंने कहा फिर ओके ठीक है। मैंने कहा मैं सिगरेट नहीं चेंज करना, उन्होंने कहा बाकी जो मर्जी कर लें, कहता नहीं सिगरेट नहीं चेंज करते, लेकिन उसने बाकी सारा कुछ रहने दिया, सिगरेट चेंज कर, स्क्रिप्ट सारा चेंज कर दिया। अच्छा, अब उसमें शान का इन्फ्लुएंस था। अब ये जो बात शान तक पहुंची, ये मिसालों के साथ पहुंची। जी जी, आपको पता ना, जब किसी की बात पर हाँ जी, 2-4 मसाले लगा लोगों के फिर वो जनाब उन्होंने मिसालेदार बातें बता के, एक नासिर ये कहता है वो, उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया नासिर साहब ने, ये भी किया कि वो चलिया कारतूस से, हालांकि ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने जो इस्तेमाल किया मैंने बता दिया। खैर, अब शान के अंदर वो गुस्सा था जी। मुझे ये गुस्सा था कि मैं इसको अपनी फिल्म मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं इसलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गया या मैं सेट पर गया। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने कहा मैं फिल्म देखूंगा उसके बाद बात करूंगा। जी। तो वहाँ वो राबिया हसन ने सवाल किया कि नासिर साहब नज़र नहीं, उसने को वो कहीं बैठे बुराइयाँ कर रहे होंगे, ये उसने गुस्सा निकाला। जी।
कि यानी वो मेरी जो बातें उस तक पहुंची थी कि मैंने उसकी बुराई की, जी जी जी, तो उसने कहा कि साहब यार लोगों की बुराइयां कर रहे होंगे। वो मुझे बात कड़वी लगी। बिल्कुल ठीक है। वो इसलिए कड़वी लगी कि मैंने जो बात की थी उसकी मुखालफत में, जी वो बंद कमरे में की थी और सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से की थी, 2 आदमियों से। जी, उसने जो बात की ऑन एयर कर दी बिल्कुल ठीक कि है। मैं बुराइयां कर रहा हूँ। गैर मुनासिब बात। तो मुझे तो बच्चों से फ़ोन आने शुरू हो गए कि अब्बू हमने तो नहीं सुना आपको लोगों की हाँ जी। बुराइयां करी, कब से लोगों की बुराइयां करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उसकी क्लास ली जी कि जी, ये तुमने क्यों कहा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो खलील रहमान कमर ने कहा कि यार मेरे पास, मैं आया, शान को बुला लिया, सुना होगी, जी, ख़त्म होगी उसके बाद एंड दैट्स ऑल। बिल्कुल और ठीक है। देखिए उसमें मैंने फिर शान के लिए दुआ भी मांगी, जी जी, और उस शान को जिसको मैं कहता था लोग नहीं देखना चाहते, जी, लोगों ने देखा और आज तक देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा ये बिज़नेस इस फिल्म के स्क्रिप्ट की वजह से नहीं है, जी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर की वजह से नहीं है, ना डायरेक्टर की वजह से है, ये सिर्फ शान की वजह से। फिल्म चलने की एक ही वजह है और वो है शान। वो शान। ओके, अब बात करते हैं आग लगे बस्ती में। लेकिन ये भी आपको बताऊं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, ये जो ये चीज़ें। ये चूंकि एक ब्रेक था, जी जी, लोगों ने देखा, अब जो शान आएगा तो लोग ये गलतियां नहीं बर्दाश्त करेंगे। ओके सर, बुल्ला की बात होगी। एक और मूवी भी लगी सिनेमा में, आग लगे बस्ती में, और उसके साथ दिल्ली गेट भी लगी। दिल्ली गेट कहते हैं तीसरे दिन ही उतर गई। और जो अब फिर ये दिल्ली गेट का जवाब सुन लें। जी, ये मैं लोगों को ज़रूर बताना चाहता हूँ दिल्ली गेट क्यों उतर गई। क्यों उतर गई सर? बात यह है कि यार हमारी हमारी इस पूरी नस्ल की एक बदकिस्मती है औलख साहब कि हम दीन से दूर हो गए जी और फैशन हो गया। अब यह है कि अगर मैं दीन की बात करता हूँ, लोग कोई तो मुझे मुल्ला कहता है, कोई मुझे मौलवी जी कहता जी है, जी कोई मुझे पुरानी सोच का आदमी कहता है, और आई एम प्राउड ऑफ इट जी, कि लोग मुझे इस हवाले से ऐसा समझते हैं। बखुदा आप दीन से दूर होते जाएंगे, आप हर चीज़ से मायूस होते जाएंगे, हर चीज़ से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये दौलत कमा लेंगे आप, जी दुनिया में जन्नत बना लेंगे आप, लेकिन ना आपको सुकून मिलेगा, ना आपकी औलाद अच्छी होगी, ना आपका अंजाम अच्छा होगा, ना ही आपके कामों में और कुछ भी आपकी नहीं दुआओं होगा। में असर होगा। अब वो जो दिल्ली गेट है, डेलीगेट। आप फिल्म देख लें, जी टेक्निकली देखिएगा, जी, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, एज ए परफॉर्मेंस, वो फिल्म दिल्ली गेट से 10 गुना बड़ी फिल्म है। जबरदस्त। और पहले दिन 10 आदमी थे उसके शो में। लेकिन वो उतर क्यों गई? क्यों उतर गई? उसका जो डायरेक्टर है उसका नाम है नदीम नदीम चीमा। चीमा। ये शफकत चीमा के साथ डायरी पर डेटें देता करता था, जी फिल्में अटेंड करता था, शूटिंग, उसको कोई पार्टी मिल गई, उसने फिल्म बनाना शुरू कर दी, ओके, और पहली फिल्म से ही उसने ये कहना शुरू किया कि किसी को डायरेक्शन नहीं आती सिवाय मेरे। सुभान अल्लाह। मुझे एक आदमी ने बताया कि उसने फवारे पर खड़े होकर कहा कि कोई आदमी डायरेक्टर नहीं है मेरे जैसा। हाँ फिर पहली फिल्म लगी, डेड फ्लॉप, दूसरी फिल्म लगी, डेड फ्लॉप, तीसरी फिल्म लगी, डेड फ्लॉप, जी ये दिल्ली गेट लगी। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उसको और हर उस डायरेक्टर को ये समझता है जी जी कि मैं सबसे बड़ा डायरेक्टर जी, हूँ, जी। वो ये समझे कि वो सिर्फ डायरेक्टर है, फिल्म बनाए, मेहनत उसके हाथ में है, हर आदमी के, जी। मुकद्दर किसी के हाथ में नहीं है। ये दिल्ली गेट से सीख ले। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, अब बात करते हैं आग लगे बस्ती में। जी उसको आप क्या समझते हैं, कैसी मूवी है? सर, जिसने 60 करोड़ का बिजनेस किया है वो कभी बुरी मूवी हो सकती है? मैं तो नहीं मानता। जी बिल्कुल ठीक ये है। लोग अक्सर कहते हैं यार फिल्म कुछ नहीं थी, चल गई। ऐसे नहीं होता सर, अच्छी फिल्म चलती है, बुरी फिल्म नहीं चलती। बुल्ला और आग लगे बस्ती में, जी, इन दोनों को अगर देखें तो कहाँ कंपैरिजन करते हैं? न आग लगे बस्ती जो है वो बहुत बेटर फिल्म है। बहुत बेटर है। हाँ जी। ओके, ठीक हो गया। अच्छा सर, शान के हवाले से हम बात कर रहे थे। शान को कास्ट किया जाता है, अगर पुराने अदाकारों की बात की जाए, क्योंकि शान को अगर कास्ट किया गया है तो मोहम्मद राना को क्यों कास्ट नहीं किया गया? और शान देखे कहाँ कास्ट किया जाता है अब शान साहब को? पिछले 4 सालों में कोई फिल्म दिखा दें, शान ने की नहीं। जी जी फिल्में शान को लोग लेना चाहते थे, जी, शान ने फिल्में नहीं की। ओके रेट इतना बढ़ा दिया, कुछ एटीट्यूड था, कुछ जी। तंग भी करता था, तो लोगों ने लेना छोड़ दिया। मोहम्मद राना। ये जो उन्होंने लिया प्रोड्यूसर ने, आप यकीन करें, ये भी उन्होंने शान की मोहब्बत में नहीं लिया, जी ये मजबूरी में लिया गया। बिल्कुल ठीक है। इसलिए न फवाद खान के पास टाइम था, जी न हमजा अब्बास के पास टाइम था, जी न फाद मुस्तफ़ा के पास टाइम था, और न जो उनका बजट है वो प्रोड्यूसर के पास था। बिल्कुल ठीक है। तो शान को ले लिया, जी सही है। उनका भी काम बन गया, शान को भी नई लाइफ मिल गई। ओके, मोहम्मद राना नहीं देखे जा रहे, उनको नहीं कोई भी कास्ट कर रहा, या फिर क्या वजह है कि वो थिएटर के ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर दिया? और उनकी कुछ ऐसी जो वीडियोस हैं वो भी पब्लिक में आए कि वो अपने आप में भी नहीं होते, और अनकॉन्शियसनेस, उनके बारे में क्या कहते हैं कि अपने आप को स्पॉइल कर दिया, इस वजह से वो मूवीज़ में उनको डायरेक्टर कास्ट नहीं करते? साफ ज़ाहिर है मेरे भाई, जो आदमी 24 घंटे नशे में होगा
वो काम कैसे करेगा। जी पहले तो ये बात है कि आप जब एक हराम चीज़ पी कर आए हैं जी, तो हलाल की रोटी कैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसको तो चाहिए ना, अब भी उसके अभी वक्त है, उसके पास शक्ल भी है, एज भी है, सब कुछ है। अगर वो शराब से तौबा कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांगे तो दोबारा आ जाएगा, वरना इस साल में कोई भी आदमी नहीं करेगा। जिसको वो एक शो पे आया था, मुझे किसी एक आदमी ने बताया, जी और खड़ा नहीं हो रहा था जी, उससे, जी। और नहीं अपनी फिल्म हो अपनी फिल्म थी जिस पर आया था, कोई बाप नाम की फिल्म जी थी। जी, नहीं हो पाया जा रहा था। नदीम चीमा था उसका भी डायरेक्टर। जी जी तो वो एक तरफ नदीम चीमा का वो गुरूर, एक तरफ इसका वो सरूर, तो जी वो जी, दोनों मिले तो बाप भी डेड फ्लॉप हो गई। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा नासिर साहब, बात करते हैं आपकी थोड़ी ज़िंदगी के हवाले से। आपकी जो वाइफ है वो आपको कहती हैं कि नासिर अदीब साहब जो हैं वो सलीकामंद शौहर नहीं है। इसके ऊपर कमेंट्स करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, 110% सही बात है। अब सलीकामंद से शौहर उसके जो जो मसलन में जिसकी वजह से वो मैं कहती हूँ, मैं आपको जी बताता जी हूँ। यहाँ ऐसे पड़का है, जी नीचे कालीन है। अब मैं सिगरेट पी रहा हूँ, जी मैं पीता हूँ, मैं ऐसे में ऐश नहीं वो बुझाऊँगा, मैं ऐसे वहाँ चुटकी बजा दे तो उनका कालीन गंदा हो जाता है। जी, बिल्कुल वो ठीक। कहते हैं जब ऐश रहती है आँखें बुझाते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जब सिगरेट पी रहा होता हूँ तो मेरा दिमाग कहीं और होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यूँ करूँ कि यहीं बुझाना, ये करना, तो कहानी तो निकल जाएगी ना जहन से, जी जी, वो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल एक ठीक है। बात। नंबर 2, मेरा टाइम नहीं होता कोई। मसलन मैं मर्ज़ी से सोता हूँ, मर्ज़ी से जागता हूँ, जी ठीक है। अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारी है मैंने शुक्र है कि मैं आर्मी छोड़ दी मैंने। जी मैं परवेज़ मुशर्रफ के साथ मैं सेकंड लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुआ था, सर। कि मैं ऑर्गेनाइज आदमी नहीं हूँ। जी लोग दिमाग के सहारे अक्सर जीते हैं, मैं दिल के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारी। जी मेरा अगर दिल किया है कि यार मैं आज 9 बजे रात को सो जाऊँ, मैं सो जाता हूँ। ठीक है। और अल्लाह ने मुझे ऐसी ब्लेसिंग दी हुई है कि आप ढोल बजाएं, टीवी लगाएं, गाने गाएं, मैं सो जाऊँगा। ठीक है। अच्छा, अपनी मर्ज़ी से जागता हूँ। ओके। मेरी बेगम जो है वो जनाब पूरे 6 बजे सुबह जाग जाएगी, 7-8 बजे तक कामों से फारिग हो जाएगी। जी ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि नासिर साहब उठने, नासिर साहब ने 11 बजे से पहले नहीं उठना। जी तो ये जो सलीकामंदी ये मुझे ना आती है ना आ सकती है, लिहाजा ठीक है। उन्होंने भी कंप्रोमाइज़ कर लिया है। उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और मैं अपने हाल में खुश हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपके बच्चों में ज़ोया नासर की अगर बात की जाए तो उस तरह से टैलेंट नहीं था उनमें, या फिर वो अपने आप को मनवा नहीं पाई, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं कि वो अपने आप को ना मनवा नहीं पाई। आप अगर उसको देखें, स्टार्ट उसका देखें जहाँ से उसने किया, उसने जी टिपिकल रोल दिया गया एक। जी जी जो जोया नासर करती है ना सर, वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी लड़की नहीं कर सकती। ओके। और उसको फिर लोग लेते हैं मजबूरी में। और मैंने उसे कहा था कि बेटा मेरे से ये तवक्को ना करना जी जी, कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अपनी सिफारिश नहीं की। बिल्कुल ठीक है। तो जो सिफारिश का मतलब होता है बेटा कि आप में अहलियत नहीं है और मैं किसी को कह रहा हूँ कि यार, क्योंकि Exactly. सिफारिश होती है गलत। सिफारिश या नाजायज़ काम की होती है जी, या नाजायज़ मेरिट की काम होती है, वरना सिफारिश बिल्कुल नहीं ठीक होती। है, ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने कहा एक तो सिफारिश की उम्मीद न रखना, जी अपने मकाम को वहाँ तो मेरी, मैंने कहा रह गई मुखालफत, तुम्हारी मुखालफत होती है तो लड़की है तेरी, तो 10 जगह मुखालफत होगी, जी, इल्ज़ामात भी लगेंगे। बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा मेरे सामने मेरी आपके लाइफ है कि मुझे कई दफ़ा डायरेक्टर ने कट कर दिया, कभी किसी ने निकाल दिया, कभी किसी ने यूनुस मलिक ने निकाल दिया, फिर जी सुदीप भट्ट ने निकाल दिया, हसन अस्की साहब ने निकाल दिया, वो जहांगीर भट्टी ने निकाल दिया, जिसका दिल करता था निकाल देता था। मैं उनको कभी मनाने नहीं गया। जी इसलिए मनाने नहीं गया कि मैं 2 चीज़ें होती थी, मैंने कहा इन्होंने मुझे निकाला 2 बातों से, या तो मेरा काम अच्छा नहीं है बिल्कुल ठीक है। और या फिर मैं इंसान अच्छा नहीं हूँ। ओके। तो दोनों सूरतों में मेरी इनको मनाना नहीं चाहिए। फिर मैं अपना मुहासबा करता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं इंसान भी ठीक हूँ, मेरा काम भी काम ठीक भी है, अच्छा फिर है। इन्होंने क्यों निकाला। फिर मैं कहता हूँ मेरे मालिक इसमें कोई तेरी हिकमत होगी। जी वो फिर हिकमत ये होती है, वो मुझे निकालते हैं, मेरी फिल्म सुपरहिट होती है, उनकी फिल्म डेड फ्लॉप होती है, फिर मेरे पास आ जाते हैं। प्रॉब्लम फिर उनमें है। प्रॉब्लम उनमें है। ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि देखो अपने काम को और अपने मेयार को वहाँ ले जाओ कि तुम्हें भी ना मांगना पड़े किसी से, और काम तुम्हारे पास चल कर आएगा। मैंने ये पेशीन गोई कुछ समझाया उसको, कुछ 2 महीने वेट करना पड़ा। जी तो फ़ोन पर रब्ता होता, मैंने कहा बेटा फिक्र ना करो, आएगा काम। फिर आ गया। ओके। आजकल काम कर रही। चले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपकी और रीमा की एक पॉडकास्ट में आपने डिस्कशन की और वो कंट्रोवर्सी बनी। क्या किसी का रेड लाइट एरिया से, हीरा मंडी से होना उसका अपना, उसका में कोई कसूर है, या
हीरा मंडी से होके भी अगर कोई अपना नाम बनाता है तो उसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। तो वो कंट्रोवर्सी क्यों हो गई? वो कंट्रोवर्सी मेरी इस गलती से हुई कि मैं, पहली तो बात यह है कि मैं उस वक्त, मेरी वो दूसरी पॉडकास्ट थी। जी पहली पॉडकास्ट मैंने सुल्तान राय की लाइफ के बारे में की। जी ठीक है। दूसरी पॉडकास्ट की तो वो कोई वहाँ मैं जॉब नहीं करता था सुनो टीवी पे, वो एक आदमी की मोहब्बत में चाहता था। बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिर मुझे समझे तो मैंने कहा मैं नहीं कर, फिर उन्होंने मुझे जॉब दिया, जी फिर मैंने पैसे लिए। ओके। वो ये कि वो कहानी की बात हो रही थी, नए एक्टरों की बात, तो मैंने कहा यूनुस मलिक साहब ने और मैंने फैसला किया यार हम नई कास्ट लेते हैं, कोई नई हीरो देते हैं, नई हीरोइन देते हैं। तो हम हीरोइन की तलाश में गए, तो हम रेड लाइट एरिया में गए, वो इस तरीके से जिक्र आ गया। जी तो उसमें बड़ा शोर मचा, बहुत लोगों ने मेरी क्लास ली, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। मैंने बजाय इसके कि उनको गालियाँ देता, मैंने जी। उनको सलूट किया, बिल्कुल ठीक है। और सलूट करके कहा कि मैं इसलिए तुम्हें सलूट करता हूँ कि चलो तुम्हें किसी की इज्जत के लिए लड़ना आता है, ज़बरदस्त। लेकिन मैंने कहा कि ये आप लोग उस वक्त कहाँ खामोश थे जी जब एक शख्स अमेरिका में बैठकर सैमा को नंगा कर रहा था, सैयद नूर को नंगा कर रहा था, रेशम को कर रहा था, जी, शान जी। का कर रहा था, अब क्यों खामोश थे? एग्जैक्टली। वहाँ सिर्फ मैं बोला था। ज़बरदस्त। तो मैंने कहा ये मेरे मुंह से निकल गया, जी मुझे नहीं पता था कि इसका क्या असर होगा, क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया। तो मैंने ये जी, सोचा जी। यार ये बात तो गूगल में भी है, नेट पर भी है, हर दूसरे दिन आती है, ऐसे ही आज भी आप यूट्यूब खोल के देख लें, जी जी। आपको हर एक के बारे में मिलेगा। सर एक लंबी एक लिस्ट फहरिस्त होती है। पड़ी हुई है कि तो जिन्होंने उसमें वहाँ से स्टार्ट किया। उसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं थी, लेकिन मनाया गया। जी और उसमें कुछ पेड लोग भी थे, कुछ मेड लोग भी थे। जी मैंने एक ही हाल किया, मैंने उनको सलूट किया और मैंने माफ़ी मांग ली। मैंने कहा जनाब आपको मेरी तकलीफ़ हुई ना, मैं आइंदा एहतियात करूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी मैंने कहा चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे दीन का इल्म दिया हुआ जी। है, और दीन ये कहता है कि आप अगर किसी के गुनाह को आंखों से भी देख लेते हैं या जी। जुर्म को, जी, जी। तो भी ना बताएं कि ये उसके गुनाह की तशहीर कर रहे हैं, ये जुर्म है। बिल्कुल ठीक। और अगर आपने नहीं देखा जी तो, और आपने कह दिया और उसमें वो नक्स नहीं था, तो आप अज़लाम तराशी के मुजरम हो गए। ये भी नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। बिल्कुल तो लिहाजा मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा। ओके। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ लास्ट में। सुबह से आप पूछ ही रहे हैं मेरे से। जी बिल्कुल। आपको हमने बुलाया इसलिए कि हम आपसे पूछें, और हमारी जो ऑडियंस है वो आपको देखना चाह रही है, और जो बातें हम आपसे पूछते हैं यकीनन ये उनकी बातें हैं जो वो जानना चाहते हैं नासिरुद्दीन साहब के बारे में। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें ऐसा स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखा जाता कि हम दुनिया के म्यार के ऊपर आ जाएं, और जिस तरह से बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं, नेटफ्लिक्स है या फिर अमेज़ॉन है, प्राइम वन है, वहाँ पर हमारी फिल्में लगें, हम उनके म्यार को क्यों नहीं मीट कर पाते? जबकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री अगर बात की जाए, इंडिया की जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड है, उनकी तो मूवीज़ बनती ही उनके कहने पे हैं, और वो लगती भी हैं, चलती भी हैं, एक बहुत बड़ी उनमें वैरायटी भी नज़र आती है। लेकिन हमारे पास ऐसे राइटर नहीं है, ऐसे डायरेक्टर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है। क्या वजह है हम उस म्यार की फिल्में नहीं बना सकते और बना नहीं पा रहे? क्या कहेंगे? सिर्फ एक वजह है, एक जुमला बोलता हूँ आपकी समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार राइटर हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो ताजमहल का नक्शा बना सकते हैं, जी लेकिन ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां चाहिए। एग्जैक्टली। शाहजहां नहीं है, बिल्कुल ठीक। बस इतनी सी वजह। हमारे पास देखें मुझे शाहजहां मिला, जी लेजेंड ऑफ मॉलजेट बनी, एग्जैक्टली 50 करोड़ रुपए की ऑफर है अमेजोन की, जी और उन्होंने अभी तक नहीं दी, वो नहीं 1 अरब रुपया मांग रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो बनी ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब कोई शाहजहां आएगा तो बाद में जो नहीं आएगा, जिसने पहले कहना है नासिर साहब बजट की है ताड़ा, फर्ज करो मैं कहना जी मेरा 10,000 रुपये बजट है, जी नासिर साहब मैं तो 2,000 रुपये बजट ला के, ओके। वो अमेज़ोन पर जाएगी, वो नहीं जा वो यूट्यूब पे नहीं आएगी। नहीं जा पाए। बस इतनी सी बात। बिल्कुल ठीक है। तो क्या हमारी जो ऑडियंस है जो ये ख्याल करती है कि हमें भी उस म्यार की मूवी मिले, हम भी वो देखें, तो हमारी जो ऑडियंस है उनकी ये उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी कि उनको भी ऐसी उस कैलिबर की मूवीज़ देखने को मिलेंगी? नहीं, हमारे ऑडियंस की इंशाल्लाह ये कमी जो है साथ साथ पूरी होती रहेगी। ऑडियंस को इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक फ़र्क है। जी हिंदुस्तान में फ़िल्म जब बनती है तो वो ऐसे उनकी मैं उनका यूँ समझ लें जैसे हमारे यहाँ कव्वाली का मेयार है, ओके वो उनके मज़हब में शामिल है। जी यहाँ से देख लें ना कि बड़े ग़ुलाम अली ख़ान थे कि पता नहीं छोटे, मुझे याद नहीं, नाम से याद नहीं, लेकिन बहुत बड़े सिंगर थे। वो हिंदुस्तान जाते थे हर महीने प्रोग्राम करने। तो जब 2-3 दफ़ा गए और आए तो बॉर्डर पे घेर लिया उनको ना अखबार नवीसों ने, और एक ने बड़ा चुभता हुआ सवाल किया कि खान साहब की वजह है आप हर महीने तुम उधर चले जाते हो,
और पैसे दे लालच तो तुसी इधर महीने महीना नहीं आते। तो उनका बड़ा मासूमाना सा जवाब था, आपको बताता हूँ तो समझ आ जाएगी आपको जी। उसने कहा बरखुरदार मैं उधर पैसे के लालच में नहीं जाता। जी। कहता फिर क्यों जाते हैं? कहते इस बॉर्डर से उधर जाता हूँ तो मैं अवतार होता हूँ, हाँ। मैं इधर आता हूँ तो मैं कंजर होता हूँ। ओह माय गॉड, इज्जत रिस्पेक्ट। तो मेरे भाई यहाँ फिल्में इसलिए भी अच्छी नहीं बनती है, जी। मेरे ऑडियंस को जी। वो फिल्म तो देखना चाहते हैं इंडिया की, जी, जी। लेकिन उनको ये नहीं पता हिंदुस्तान में फिल्म देखना भी सवाब है उनके मज़हब में। Exactly. नाचना भी सवाब है, गाना भी Exactly. सवाब है। वहाँ एक बाप अपनी बेटी की सिफात बताते हुए रिश्ता लेने वाले जब लोग आते हैं जी, जी। तो ये बताता है कि मेरी बेटी बेहतरीन डांसर है, जबरदस्त। मेरी बेटी बेहतरीन सिंगर है। क्या बात। ये बात हम अपनी बेटी के बताएं तो बंदे कह के उठ करेंगे तुम्हारी धी ते कंजरी है तो ये तो कंजर हो। ते तुसी भी कंजर हो। बिल्कुल ठीक तो है। ये एक तो डिफरेंस है, दूसरा ये डिफरेंस है कि पाकिस्तान के अंदर फिल्म की अहमियत को ना आज तक हुकूमत समझी है, जी। ना किसी प्रोड्यूसर को पता है। जी। वो प्रोड्यूसर भी दो वजह से फिल्म बनाता जी। है, या ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए या एंजॉय करने के लिए, या फिर ये कोई मतलब है ये कोई बिजनेस के तौर पर नहीं आते आप। जी, जी। अगर बिजनेस के तौर पर आते तो आप भी आते ना प्रोड्यूसर, आप क्यों नहीं आते? या फिर क्योंकि अब पैसे लगाने पड़ते हैं, करोड़ों डूबते हैं। जी, जी। उस वक्त वो लाखों लगाते थे, करोड़ों कमाते थे, क्योंकि 200 सन में था। जी, जी। अब सन में ख़त्म हो गए, बिल्कुल अब वो नहीं लगाते। क्यों? कि फिल्म से उनको मोहब्बत नहीं थी, जी। उनका बिजनेस था। बिल्कुल ऐसे ही। फिल्म मोहब्बत की बात है, फिल्म पैशन की बात है, एग्जैक्टली। डेडिकेशन की बात है। फिल्म से आप कौम को तकदीर बदल सकते हैं, बिल्कुल ठीक। फिल्म से आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि फिल्म वो काम करती है जो मेंबर पर बैठते हुए आलम करता है या एक पैगंबर करता है। बिल्कुल ठीक है। वो सोच बदलता है। बिल्कुल। हर पैगंबर ने सिर्फ सोच बदली है इंसानों की, और कुछ नहीं बदला। बिल्कुल ठीक। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था ना जी, जी। कि बुतों की पूजा मत करो, ये गलत है। जी, ऐसा ही। लड़कियों को जिंदा मत दफनाओ, ये गलत है। जी। सोच बदली तो इस्लाम आया। तो सोच तो बदली जाती है मीडिया से, इस फिल्म से। जी। तो जब इसकी अहमियत को यहाँ प्रोड्यूसर समझेगा कि यार मैंने सोच बदली, तो वो फिर मेयारी सेक्रेटरी में लिखवाएगा ना, जी, जी। वरना तो फिर ऐसी बुला लिख देना मांगे। या फिर सैयद नूर जैसे जो लोग हैं वो लोगों से उनके पैसे हथिया लेंगे मूवी बनाने के चक्करों में, और फिर मूवी नहीं बनेगी। इसके ऊपर क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैं क्या कहूँगा, और तुम आप ही अपने इल्ज़ाम भी दस देते हो। सही नूर साहब ने बुलाओ, और कोई एक आदमी तो नहीं है ना जी। कई आदमी ने। बिल्कुल उन्हें बुला के पूछोगे कि की वजह तुम पैसे लै जाते हो तो फिल्म क्यों नहीं बनाते, लटकाते क्यों, ये आप पूछे। क्योंकि ये तो एथिकल क्राइम है। क्योंकि आप जिस शोबे को अपना भगवान, अपनी रोजी रोटी समझते हैं, आप उसको कैसे बेच सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते ये। और उसके साथ इन्हीं लोगों की वजह से हमारी इंडस्ट्री डूबी है। मैं ये तो नहीं कह सकता। आप उनसे अगर पूछें तो वो कहेंगे नासिरदीप ने गर्क किया बेड़ा, और मतलब है कि गंडासा कल्चर दिया, ये दिया। तो नासिरदीप का गंडासा कल्चर तो 75 में पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी। वैशी जट आखिरी फिल्म जो सखी बादशाह 96 में तो गंडासे ही चलता रहा है जी। और हिट होता रहा है। तो जब नासिरदीप के गंडासे को डाउनफॉल आया, वो सुल्तान राय सब चले गए, तो इनके हाथ में फिर गंडासे की जगह मुंडासा भी आ गया, और पत्नी क्या क्या आया। फिर इंडस्ट्री का जो हाल हुआ आपके सामने। बेहतरीन। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट मेरे से पूछना चाह रहे हैं आज सब कुछ? डेफिनेटली सर, आपको बुलाया ही हमने, इसलिए जहमत इसीलिए दी है। पूछे कभी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ आखिर में, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि हमारी बेशक और पूछ जी हमारी गवर्नमेंट, सर थैंक यू सो मच, हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूसर्स को पैसे दे रही है कि आप मूवी बनाएं। क्या इस तरह से मूवी इंडस्ट्री, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश करेगी, या बेहतर है कि वो सिनेमा इंडस्ट्री को बूस्ट दें और छोटे छोटे सिनेमा घर बनाए जाएं, या फिर उनके रिवाइवल के लिए काम किया जाए, या फिर प्रॉपर एक एक आप इस तरह से कह सकते हैं कि प्रॉपर कुछ लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों को बिठा के उनको उनकी रहनुमाई फरमाई जाए और उनको सोर्सेज दिए जाएं कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसके रिवाइवल के लिए आप काम करें, या फिर सिर्फ पैसे दे देना और उनको कहना जी आप मूवी बनाएं, इस तरह से हमारी इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा? तो देखिए मरियम नवाज़ ने जो किया ना, कुछ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए किया, और कुछ इंडस्ट्री में फिर भी भला किया। कि फ़ायदा ये हुआ है कि अब उसके फ़ंड से कम अज़ कम ग़ुलाम मोहिउद्दीन ने फ़िल्म शुरू कर दी है, सूदी भट्ट ने भी फ़िल्म शुरू कर दी है, और राशिद ख्वाजा ने फ़िल्म शुरू कर दी है, किसी एक और ने भी शुरू किया। 5-6 फिल्में शुरू हुई हैं। 5-6 फिल्में शुरू होने का मतलब 10-20 हज़ार लोगों के घर का खर्चा तो चलेगा ना जी। लेकिन ये तजर्बा ठीक नहीं है। ओके। ये फिल्में तो बन जाएंगी जी, लेकिन ये इंडस्ट्री का रिवाइवल नहीं होगा जी। सिर्फ कुछ लोगों की जेबें गर्म हो जाएंगी। कुछ लोग पता 3 करोड़ लेंगे
और उसमें से 50 लाख रुपए उन्होंने बचाना ही बचाना जी। है। इसमें बेईमानी होनी ही होनी है, ये मैं सरेआम कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। इसमें अगर कोई बेईमानी नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा जिनके पास ऑलरेडी पैसा जी। है। मसला हुमायूं सईद को पैसे दे दिए, वो बेईमानी नहीं करेगा, उसके पास अपनी फिल्म बनाने के लिए पैसा है। जी। अगर उन्होंने नदीम मांडवी वाले को दिया तो कोई फ़र्क, वो नहीं करेगा बेईमानी। जी। लेकिन जैसे फ़र्ज़ करो मेरे जैसे आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं दे दिया, जी। और भी कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी। जो ये 1.5 करोड़ रुपये लेके छलांगे मार रहे हैं। जी। क्योंकि अब वो क्या करेंगे कि मुख्तलिफ कास्ट लेंगे, उन्होंने कहा जी करो रोटी खा के आओ, हाँ जी। मैं तो चांस दे रहे हैं, पैसे भी मनते हो, ऐ भी करो तो ओ भी करो तो कम भी करो। जी। तो बेचारी लड़कियां और लड़के जो हैं शौक में आएंगे। जी। आने के बाद वो बनाएंगे फिल्म, वो फिल्म उनकी तरफ से जुमे को लगे, जुमे को उतर जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं। बिल्कुल ठीक। 3 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपया वो कम से कम घर ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और उसकी जगह अगर कोई और लगेंगे पैसे, वो आप जैसे आदमी से कहेंगे यार लगा दे, मैं दे दूंगा। जी। जी। तो इस तरह का ये सिलसिला चलेगा, इंडस्ट्री का रिवाइवल नहीं होगा। ये मैंने जिस दिन मरीम नवाज़ ने किया था उसी दिन प्रोग्राम में कह दिया था कि मरीम साहबा अब भी जो आगे बी क्लास की लिस्ट है ना, आपने उनको देना है 3-3 करोड़ रुपया, 30 आदमी को रोक लें। जी। उसकी जगह छोटे शहर में एक से एक सिनेमा बनाते जाए, खा 50 सीट का बनाएं। जी। इंडस्ट्री का रिवाइवल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। रिवाइवल देखिए हमारी इंडस्ट्री क्यों चल रही थी, इसलिए नहीं चल रही थी कि हम उस वक्त काबिल ज़्यादा थे या हम अच्छी फिल्में उस वक्त भी बहुत बुरी फिल्में बनाते थे। जी। ऐसे ही चल रहे थे। जी। बात ये थी कि 40-50 लाख रुपए में फिल्म बनती थी और उसमें से 40 लाख रुपए की सेल हो जाती थी। बिल्कुल ठीक है। 20 लाख 15 लाख का रिस्क अंदर होता था। जी। 200 सिनेमा सर्किट में था, यहाँ 13-14 जगह फिल्म लगती थी। Movies फिल्म लगती डेड फ्लॉप होती थी, पर उस वक्त नई फिल्म शुरू कर देता था। जी। क्यों कि वो बाकी प्रिंट सर्किट में चलना शुरू हो जी, जाते बिल्कुल ऐसे थे। ही। 5000 का 6000 का, वो 15 लाख के बजाय 30 लाख आ जाता जी, था। ऐसे कभी किसी प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। अब क्या होता है, फिल्म बनती है करोड़ों में, जी। बुरी से बुरी नई से नई कार बनाओ 2-2.5 करोड़ रुपए से कम नहीं जी। बनती। बिल्कुल लगती है सर, जुमे को 3 शो देंगे जी आपको क्यू सिनेमा में। फिल्म पहला शो देखते कहते सॉरी जी, ये वो कहते लेजेंड ऑफ मौलजर का शो चला लो, हाँ जी। गरीब फलाम बस्ती का चला लो, जी। जी। जवानी फिरनी आने के चला लो, ये नहीं चलाएंगे। जी। जी। वो डीपी से उनको घर दे देते हैं। हाँ। अब वो कहाँ चलाएं, वो घर में बैठ के गले में तवीज़ बना लेते हैं, बिल्कुल ठीक। वो नहीं चलती। जी। अगर स्क्रीन छोटी का सिनेमा हो शहरों में, एग्जैक्टली। तो पहली बात तो यह कि उन शहरों में ये फिल्में बिक जाएंगी, बिकनी और चलनी चल। क्योंकि अब लेजेंड मौलजर 25 या 30 करोड़ की या 60 करोड़ की फिल्म थी। जी। मुझे बजाय गुजरांवाले में 25 लाख रुपए की कौन बेचेगा। जी। अगर फिल्म बनती है 3 करोड़ की, छोटी कास्ट की किसी ने बना जी। दी, जी। छोटे छोटे अगर 50 सिनेमे हैं मुख्तलिफ शहरों में, 50 सिनेमा में अगर 10-10 लाख रुपए बनी तो 5 करोड़ तो उसको वहाँ से आ गया। तो यहाँ तो प्रॉफिट में रिलीज़ करेगा, तो इंडस्ट्री रिवाइवल कर जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो ये पैसे देने से प्रोड्यूसर को, बेशक मरीम नवाज़ के पास पैसे बांटे, जी। मैं ये नहीं कहता उसने गलत किया, उसने अच्छा किया, लेकिन उसको किसी ने ये मशवरा गलत दिया कि इनको पैसे देने से इंडस्ट्री का रिवाइवल हो जाएगा। जी। इन लोगों के पास पैसे हैं, आप यकीन करें, जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपया ली, जो शो करते हमारे पास पैसे नहीं, उनके पास भी पैसे हैं। जी। बिल्कुल। फिल्म बनाते नहीं, क्यों नहीं बनाते कि अब फिल्म चलेगी, जी। 25 करोड़ लगाएंगे फिल्म पर, 100 करोड़ करेगी तो उसके पैसे आएंगे। बात तो ये है। एग्जैक्टली ऐसा ही। तो ऐसा नहीं होगा। जी। तो ये बात है कि वो पैसे देने से क्या, रेवड़ियाँ बांट ली उन्होंने, वो लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और इसका अंजाम देख लीजिएगा। आपको मैं साल बाद मरीम नवाज़ को मेरी ये बात याद आएगी कि इसकी जगह अगर मैं सिनेमा बनाती तो ज़्यादा भला होता लोगों को। अब भी मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए कि खुदा के लिए सिनेमा बनाएं। अगर आपने नहीं बनाने तो एक आर्डिनेंस नाफिज कर दें जी। कि इन शहरों में जो छोटे शहर हैं, जी। जो भी प्लाजा बनेगा उसके लिए लाजम है कि वो 1 सीटर 25 सीटर या 50 सीटर के सिनेमा ज़रूर बने। जी। बिल्कुल ठीक। रिवाइवल हो जाए। जी, थैंक यू सो मच सर। आपसे आज बहुत सी बातें हुई और यकीनन हमारी जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा पसंद करेगी। जो बातें पहले नहीं हुई हमने कोशिश की वो बातें ऑडियंस के सामने रखी जाएं। जी, आप देख रहे थे नेक्स्ट जेन टॉक्स, और इंडस्ट्री का जो रिवाइवल है वो बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम करने चाहिए जिनमें इनफरादी लोगों की जेबों में पैसे जाने के बजाय ऐसा सेटअप लगाया जाए जो कि हमारे सिनेमा इंडस्ट्री का रिवाइवल करे, क्योंकि सिनेमाज जो हैं वो बहुत बड़े शहरों में हैं, छोटे शहरों में सिनेमा नहीं है, और हमारी जो आवाम है उनके लिए इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मौके नहीं हैं। अगर पॉजिटिव और बेहतर हिकमत अमली के साथ ऐसे इकदाम किए जाएंगे तो यकीनन हमारी जो सिनेमा इंडस्ट्री है उसका रिवाइवल भी होगा, और जो इंटरटेनमेंट है और म्यारी इंटरटेनमेंट के मौके भी फ्राहम होंगे। उम्मीद करते हैं ये जो नेक्स्ट जन की एपिसोड्स थी नासिर अदीब साहब के साथ, ये आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी, और आपके दिल में जो कुछ सवालात थे जो पहले आप पूछना चाह रहे थे नासिर अदीब साहब से और नहीं सुने आपने कहीं पे भी, तो
ये वो तमाम बातें हमने आज की जो कि आपके इंटरेस्ट की हैं, और यकीनी तौर पर आप अपना जो रिस्पांस है वो हमें हमारे जो पेजेस हैं उनके ऊपर देंगे, कमेंट्स सेक्शन में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।